हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम यूनियन बजट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली किसी ईयर के बजट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बजट का आइडिया लेंगे कि इन जनरल बजट होता क्या है, किसको कहते हैं बजट। पहली बात तो आप ये देखिए, पहले अगर मैं सिर्फ बजट एक वर्ड का आपको अगर बारे में बताऊं तो यहां बेसिकली हम बजट यूज करते हैं कि हम किस तरह से मनी को इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से मनी को जनरेट करती है और किस तरीके से खर्च करती है। जैसे आप अपनी फैमिली के अंदर आप देखिए, आपके फैमिली के अंदर आपको मंथली इनकम मिलती है और फिर उस इनकम का पहले से आप हिसाब बना के रखते हैं कि इतना बिजली का बिल देना है, इतना इसको देना है, इतना गाड़ी पे खर्च करना है, इतना पेट्रोल पे खर्च करना है, इतना खाने पे खर्च करना है, इतनी फीस जानी है बच्चों की। एक प्लान कर लेते हैं आप आगे। ये बेसिकली आप अपना बजट तैयार करते हैं, ये आपका बजट है। इसी तरीके से बिल्कुल एक कंट्री जो है वो देखती है कि कहां से पैसा आएगा। जाहिर है आपने भी पहले देखा होगा, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं पैसे के लिए, उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि इतना पैसा मेरे पास आएगा, फिर उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस तैयार करते हैं कि इतने इतने एक्सपेंसेस होंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम को देखती है कि इनकम कहां से जनरेट होगी इसकी। हम लोग हमें जो इनकम मिलती है हम उसको इनकम कहते हैं, जो गवर्नमेंट को मिलती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो गवर्नमेंट कहां से अपनी इनकम को और रेवेन्यू को जनरेट करेगी और फिर कहां उनको स्पेंड करेगी, कहां खर्च करेगी, इसका जो पूरा हिसाब होता है एक साल का कि साहब अब इस साल में अभी यहां मुझे इतनी इनकम है कि हम इतनी जनरेट कर लेंगे और इतना हम साल भर में खर्च करेंगे। ये बेसिकली यूनियन बजट कहलाता है। इसकी जो पूरी डिटेल होती है वो इस स्टेटमेंट में दी जाती है कि ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो देगा आपको कि क्या चीज कितने की बिकेगी, आने वाले साल में कहां से इनकम आएगी और कहां कहां हम इस पर एक्सपेंडिचर को करेंगे। ठीक है, ये तो एक आइडिया हुआ कि एक बेसिकली बजट है क्या। देखिए, हम इंडियन बजट की अगर बात करें तो जो पहला यूनियन बजट था हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया था। और वो किसने किया था? हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे शानमुखम शेट्टी। उन्होंने बेसिकली इसको प्रेजेंट किया था, जिसके अंदर जो हमारा टोटल रेवेन्यू था, यानी जाहिर है मैंने बताया ना इसके अंदर कि आप एक रेवेन्यू दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे, फिर अपना एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। तो जो रेवेन्यू था वो था अराउंड 171.15 करोड़। ये हमारा रेवेन्यू था। और जो एक्सपेंडिचर निकल कर आया था, अब जाहिर है ये हमने एस्टिमेट कर लिया कि जो हमारी टैक्स है, नॉन टैक्स है, जो भी है, वहां से हम इतनी रेवेन्यू को जनरेट कर लेंगे। लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमने कितना दिया कि काहे काहे पे हम खर्च करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो 197.29 था, 197.29 करोड़। ये हमारा टोटल बजट था। सबसे पहला बजट जो 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया था, जिसके अंदर 92.74 करोड़ यानी 92.7 करोड़ के आसपास है, वो सिर्फ डिफेंस पर था। वो सारा का सारा सिर्फ डिफेंस पे था। 92.74 करोड़ जो था वो सिर्फ डिफेंस पर था। अच्छा, अब मैं इसके नाम की बात बताऊं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है वो ये कहता है कि जो यूनियन बजट है किसी भी साल के, यूनियन बजट ऑफ द ईयर, इसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल। तो अगर आप ये लिखा हुआ कहीं देख रहे हैं कि ये हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये हमारे यूनियन बजट है उस साल का, जिस साल के बारे में आप बात कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि जो हमने पीछे किया है हम उसको आगे बताते हैं, हम तो बजट आगे का बता रहे हैं ना। तो इसमें बेसिकली जो अपकमिंग फिस्कल ईयर है उसके बजट को हम लेकर चलते हैं। यानी आज हम डिसाइड करते हैं होता कब है हमारा फाइनेंशियल ईयर, कब से चलता है। किसी भी साल का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल की 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। 31 मार्च के बाद फिर 1 अप्रैल आ जाता है नेक्स्ट डे, तो पूरे एक साल का हो गया। तो फरवरी में, जनरली फरवरी में ये बजट प्रेजेंट किया जाता है, जो 1 मार्च से लागू हो जाता है। 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। 1 अप्रैल से काम करना शुरू करेगा और 31 मार्च यानी पूरे एक साल, आने वाले एक साल का एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है
कि कहां से हमें पैसा मिलेगा और कहां हम पैसे को खर्च करेंगे। बेसिकली ये अब जाहिर है एक लेमैन बहुत आसानी से नहीं समझ सकता कि साहब गवर्नमेंट कहां कहां एक्सपेंडिचर करती है, कहां कहां से रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इसके अंदर बेसिकली आप ये कह लीजिए ब्रॉड एग्रीगेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, आसानी से इसको समझा जा सके। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाहिर है रेवेन्यू और रिसीट्स तो होती हैं। रेवेन्यू और रिसीट्स दो चीजें, रिसीट्स जो हमने इनकम मिली, रेवेन्यू मिला, एक्सपेंडिचर जो हमने उसको खर्च किया। इसके अलावा इसके अंदर और भी चीजों का स्टेटमेंट होता है, जैसे अलग अलग चीजें हैं। हमारी फिस्कल डेफिसिट भी हम इसी के अंदर दिखाते हैं, जिसको हम लोग एफडी भी कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट भी इसके अंदर हम लोग दिखाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में इसी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना हो सकता है और कैसे उसको मीट किया जाएगा। या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसको भी हम इसी के अंदर दिखाते हैं। प्राइमरी डेफिसिट वगैरह होते हैं, पीडी जिसको कहते हैं हम, प्राइमरी डेफिसिट, ये भी इसी के अंदर दिए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जितनी भी चीजें हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, ये सारे के अंदर इसके अंदर दिखाए जाते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके अंदर ग्राफ वगैरह का भी यूज करते हैं। ग्राफ्स होते हैं या मोनोग्राफ्स होते हैं, इन्फोग्राफ्स होते हैं, ये सारे ग्राफ्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके अंदर यह भी प्रेजेंट किया जाता है कि जो हम लोग रिसोर्सेस, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को जो रिसोर्स ट्रांसफर करती है, वो भी इसके अंदर दिया जाता है कि किस स्टेट को कितनी दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करना है, हेल्थ पर इतना खर्च करना है, इस पर सब अलग अलग स्कीम्स होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब इसके अंदर दिए जाते हैं कि इन सारी जगहों पर हम इस पैसे को खर्च करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये तो पहले बताया मैंने कि कहां से आएगी इनकम, ये तो पहला है, होगी इनकम तो खर्च होगी, नहीं होगी तो कैसे खर्च होगी। एंड बेसिकली इट आल्सो गिव्स द इनसाइट्स ऑन द सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कंपोजिशन एंड इंपॉर्टेंट बजटरी वेरिएबल्स जो होते हैं उनको भी ये बचाती है कि साहब डेफिसिट फाइनेंस, अगर डेफिसिट होगा तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हम कहां से करेंगे, एक आइडिया देकर चलती है ये पहले से। सोर्सेज होती हैं कि साहब ये है, यहां से हम डेफिसिट फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि साहब ये यूनियन बजट जो है वो क्या होता है और कितनी तरह का होता है, क्या होता है तो देखा हमने कितनी तरह का होता है, तो हम बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो ही कैटेगरी में आता है। एक होता है रेवेन्यू बजट, एंड दूसरा होता है कैपिटल बजट। एक रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। जाहिर ये दोनों कंप्लीट बजट हैं, तो यानी दोनों के अंदर आपका कलेक्शन भी होगा, रिसीट भी होगी और एक्सपेंडिचर भी होगा। अब मान लीजिए कि रिसीट है और एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब जो रेवेन्यू बजट है इसका रिसीट भी होगा और एक्सपेंडिचर भी होगा, और जो कैपिटल बजट है इसका बजट है, इसका रेवेन्यू का रिसीट भी होगा और एक्सपेंडिचर भी होगा। इसी तरीके से कैपिटल बजट है, इसका रिसीट भी होगा और एक्सपेंडिचर भी होगा। ठीक है, रेवेन्यू बजट जो होता है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज और जो होते हैं, जैसे कि हम टैक्स लेते हैं, टैक्स रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट दो ही चीजों से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो मेजर पार्ट है उसके, वैसे तो और है, टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं वो। अब ये टैक्स और नॉन टैक्स क्या होते हैं इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो इसके ऊपर पूरी पड़ी है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। तो यहां पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा बेसिकली टैक्स और नॉन टैक्स जो हमारे रेवेन्यूज होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट कलेक्शन करती है टैक्सेस से और नॉन टैक्स से, वो सारा रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर आता है। यानी रेवेन्यू, उससे इनकम जनरेट करती है गवर्नमेंट अपनी इनकम।
मुझे पेमेंट मिलता है तभी तो मैं खर्च करता हूं, तो गवर्नमेंट को भी कहीं से पैसा चाहिए ना, तभी तो गवर्नमेंट आगे इसको खर्च करेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है, बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, उन सबको मिलाकर ये अपनी अमाउंट बनाते हैं जिसको खर्च करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो बेसिकली जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की है, हर महीने सैलरीज देनी है, हर महीने पेपर का वर्क होता है, सारी हॉस्पिटल्स के अंदर दवाएं हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, यानी जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो रोजाना मंथली और वीकली पे खर्च होते हैं, इन पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो सारा रेवेन्यू बजट से किया जाता है। अब यहां वही चीज आ जाती है कि मान लीजिए अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया आपके रेवेन्यू रिसीट से, एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? डेफिसिट हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं रेवेन्यू बजट डेफिसिट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब रेवेन्यू बजट के, यानी जब हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और उसको डे टू डे एक्टिविटीज पर खर्च करते हैं, उसके अंदर अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रिसीट कम है तो इसको हम रेवेन्यू बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में भी यही चीज सेम, उसके अंदर भी रिसीट होगी, एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन कैपिटल बजट होता क्या है? ये बेसिकली जो हम लोग लोन्स लेते हैं, यानी अब बात करें आप रिसीट की, अगर हम कैपिटल बजट की रिसीट की बात करें तो गवर्नमेंट कहां से लेती है? ये लोन्स होते हैं, फ्रॉम द पब्लिक होता है, फॉरेन गवर्नमेंट होता है, आरबीआई से लिए जाते हैं। यानी ये सारा बेसिकली जो पार्ट है इनके रेवेन्यू का, ये मेजर पार्ट है रेवेन्यू कलेक्शन का कैपिटल बजट के अंदर। उसमें लोन्स लेते हैं। अब देखिए, अब गरीब कंट्री होती है वो अमीर कंट्री से लोन लेती है। ठीक है, हमने कोई एंटरप्राइज खोला, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, उसको शेयर बेच दिए, वो भी हम पैसा ले रहे हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये कैपिटल रिसीट्स कहलाते हैं इसमें पॉलिसी के अंदर। और जो एक्सपेंडिचर होते हैं फिर वो भी इसी तरह के होते हैं एक्सपेंडिचर, यानी वो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट पर खर्च किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मशीनरीज है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग है, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन है, इन सारी चीजों पर इसको यूज किया जाता है। यानी जो कैपिटल बजट आता है वो कैपिटल कामों पर खर्च किया जाता है, जो रेवेन्यू बजट आता है वो डे टू डे कामों पर खर्च किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट भी हो जाता है जब आप ये मान के चलें कि इस अकाउंट के अंदर, यानी जब कैपिटल बजट जो है इसके अंदर फिर से आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, यानी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर दिए जबकि हमें मिला कम था, प्रॉब्लम होगी, वहां पर भी आपको डेफिसिट फेस करना पड़ेगा। यानी जब एक्सपेंड हर जगह है, देखिए मेरी सैलरी है 10,000 और मैंने 12,000 का बजट बना दिया तो यहां डेफिसिट होगा, मुझे 2,000 का इंतजाम करना पड़ेगा ना, कहां से मैं करूंगा? यही बिल्कुल सेम सिस्टम यहां काम करता है। ठीक है, ये तो आपका बेसिकली बजट हुआ और उसका क्लासिफिकेशन हुआ। अभी आप अगर देखें, आपने अभी देखा होगा जो अभी फरवरी 2021 में जो बजट पेश किया गया था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमन ने किया था, वो बेसिकली पेपरलेस बजट था। वो पहला पेपरलेस बजट था, पहला, अब तक हमारी हिस्ट्री में वो पहला पेपरलेस बजट था। जाहिर है वो पेंडेमिक की वजह से था, कोविड-19 की वजह से, लेकिन आप देखिए इस मूव से क्या हुआ, जो हमारे बही खाते हैं वो कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम दिस ईयर। हमारे जो बही खाते होते हैं, लेजर जो होता है, जो लाल कपड़े में रैप करके रखा जाता है, उसको बही खाता कहते हैं, वो बही खाते खत्म हो गए क्योंकि पूरा का पूरा ये वर्चुअल था। देखिए आगे अब किस तरह से सिस्टम चलेगा, लेकिन एक आइडिया ये दिया गया पहली बार 2021 में। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लें यूनियन बजट के, तो ये टॉपिक हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसको बनाते हैं, लेते हैं, और ये हमें कहां हेल्प करती है, यानी ये इंपॉर्टेंट आखिर है ही क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इंपॉर्टेंस देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो हम पहले तो हम ये जाने कि जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या है। इंपॉर्टेंस तो जब ही आएगी ना, हमें किसी का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता ये चीज क्यों बनाई गई है, तो हम उसके इंपॉर्टेंस में क्या लेके चले। अगर हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए तो हम बता सकते हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से ये बहुत हमारी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम हर कंट्री क्या चाहती है, रैपिड और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है, सोशल जस्टिस चाहती है और इक्वालिटी चाहती है। जाहिर है उसी हिसाब से इसके ऑब्जेक्टिव हैं।
हमारे इंडिया के यूनियन बजट के ऑब्जेक्टिव है और वो ही हमारी इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है? इंश्योर इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इंश्योर efficient allocation of resources। ठीक है, यानी सबसे पहला काम है कि हमारी जो कंट्री की रिसोर्सेज हैं वो इफिशिएंटली एलोकेट हो, सही जगह पर लगाई जाए, सही जगह सही वक्त पर। इससे क्या होगा? हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। हम एक जो टारगेट हमने रखा होगा प्रॉफिट का कि इतनी इनकम हमें लेनी है, उसको हम अचीव कर पाएंगे और जिससे हमारी पब्लिक वेलफेयर होगा। हमारा एक मेन पब्लिक वेलफेयर ही तो है। तो अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो पब्लिक वेलफेयर नहीं मिलेगा। तो इस पॉलिसी का इसका स्टेटमेंट का एक काम ये होता है कि हम ये मानकर चलें कि जितनी रिसोर्सेज हैं वो सही जगह लगाए। एजुकेशन पे इतनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी, इस पे इतनी और डे टू डे पे इतनी, आर्मी पे इतनी, डिफेंस पे इतनी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम इफिशियंसी देखकर चलते हैं कि हम अपनी रिसोर्सेज को कहां यूज कर रहे हैं। दूसरी है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेवल। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेवल। देखिए, वेलफेयर चाहिए हमें, तो हमें अपनी कंट्री के लोगों का वेलफेयर करना है, तो हमें उनके लिए पॉवर्टी को हटाना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा। यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इस पॉलिसी के थ्रू कि हम बजट के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करें, जो हमारे सिटीजन्स की बेसिक नीड्स है उसको हम पूरा कर सकें। जैसे उनके लिए फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सारा हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम ये सारे काम इसके अंदर करके चलते हैं। अगर हम ये ना बनाएं तो फिर हमें अंदाजा नहीं होगा कि आगे किस चीज पर कितना खर्च करना है और ये चीजें हमारी नजर से चली जाएंगी। तीसरी बात होती है रिड्यूस वेल्थ एंड इनकम डिस्पैरिटीज। रिड्यूस वेल्थ एंड इनकम डिस्पैरिटीज। हर कंट्री के अंदर कोशिश ये रहता है कि इक्वलिटी को मेंटेन कर सके हम, हर जगह इक्वलिटी को मेंटेन हम कर सकें। कहीं पर देखिए गरीबी ज्यादा है, कहीं पर बहुत लोग अमीर हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां से बहुत ज्यादा, देखिए हाई इनकम ग्रुप जो होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा होते हैं और जो गरीब होते हैं उनको सब्सिडीज आती है, राशन वगैरह ये सब चीजें। तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? इसी प्लान के अंदर तो करती है, इसी बजट में तो करती है कि सब गरीब जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको वो सब्सिडीज दी जाए और टैक्स लिया जाए जिनके जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं। तो ये बेसिकली डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। ठीक है, चौथी बात है कीप ए चेक ऑन प्राइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कीप चेक ऑन प्राइसेस। फिस्कल पॉलिसी का आपने सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी पर हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। जब प्राइस घटे या बढ़े तो इसी तरीके से गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। यानी जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसको हैंडल करने के लिए इसके अंदर दिया जाता है, इसी के अंदर, कि हम किस तरीके से अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कोई इस इरेगुलरिटी आई, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आई, तो हम किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे, ये भी इस बजट के अंदर डिस्कस किया जाता है। और सिंपली एक आप बात ली, चेंज ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। ये देखिए डिपेंड करता है ना कौन लोग कितना टैक्स देंगे, ये एक टैक्स स्ट्रक्चर कहलाता है कि साहब ये लोग इतना टैक्स देंगे, इस इनकम ग्रुप पर इतना टैक्स है, इनकम ग्रुप पे इतना टैक्स है, तो कौन कितना टैक्स देगा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डिसाइड की जाती है। यानी हर साल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि इस इनकम ग्रुप वाले लोग इतना टैक्स देंगे, इस वाले इतना देंगे और इनको रिलीज मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, क्या होगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इस बजट के अंदर ही डिसाइड किया जाता है, इसी के अंदर बनाया जाता है, फिर वो पूरे एक साल चलता है। ठीक है, तो मैं देखिए किसी ईयर के पर्टिकुलर बजट में नहीं गया हूं, मेरा सिर्फ इसके अंदर एक मकसद यही था, मेरा एक एम यही था कि आप लोगों को यह बता सकूं कि इन जनरल टैक्स होता क्या है, क्या हम काम इसके अंदर करते हैं और ये क्यों बनाया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।